हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड जीके फैक्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बातें करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, और जितना इम्पोर्टेंट है ये उतने ही बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को कवर कराने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक आपको रुकना है, खासकर नए बच्चे जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, किन किन पॉइंटों को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इन सब के बारे में डिटेल्स में बातें करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट में दोस्तों मैंने एक टेस्ट भी रखा है, तो टेस्ट आपको जरूर देना है, ठीक है। और टेस्ट में मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताए जाएंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी को दोस्तों मैंने लास्ट में टेस्ट के रूप में शामिल किया है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी वीडियो के अंतर्गत आपको पॉइंट्स बताए जाए, साथ ही साथ आपको रिवीजन भी हो जाए लास्ट में जाके, तो आपको टेस्ट जरूर देना है। अब दोस्तों, एक नज़र इन पे डाल लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन पॉइंटों के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उपसौर किसे कहा जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर अपसौर किसे कहा जाता है, ये क्या कंडीशन होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रीष्म अयनात की कंडीशन क्या होती है और शीत अयनात की कंडीशन क्या होती है, और विशुद्ध किसे कहते हैं इसके बारे में हम डिटेल से बातें करेंगे। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो हम इस टॉपिक में इतने सारे पॉइंटों को यहाँ पे कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, खासकर नए बच्चे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम पृथ्वी की पहले पॉइंट, वो पृथ्वी की गतियों के अनुसार। तो दोस्तों सबसे पहले हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी की जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फिगर में आप देख पा रहे होंगे, पृथ्वी दिख रही है आपको, और इसके आसपास आपको ग्रह भी दिख रहे हैं, और ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं दोस्तों सभी, और उनमें से हमारी पृथ्वी भी है जो सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो दोस्तों सूर्य का जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, ये भी एक पृथ्वी की गति ही होती है। तो इस गति को क्या बोलते हैं? और पृथ्वी दोस्तों खुद का चक्कर भी लगाती रहती है, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, इस फिगर में खुद का भी चक्कर लगाती है। तो दोस्तों इस गति को क्या बोलते हैं? तो इन दोनों गति को हम डिटेल्स में जानेंगे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जो भी बनते हैं टॉपिक से, उन सब के बारे में बातें करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो पृथ्वी की दो गति होती हैं, एक दोस्तों घूर्णन गति, ठीक है, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में। एक होती है दोस्तों परिक्रमण गति, जिसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब घूर्णन गति किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। घूर्णन गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर ही लट्टू की तरह घूमती है, जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर ही लट्टू की भांति घूमे, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? घूर्णन गति बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही लट्टू की तरह घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में रोटेशन बोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं परिक्रमण गति के बारे में, जिसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये क्या है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना ही पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाता है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी अपना चक्कर तो लगाती रहती ही है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों सूर्य का भी चक्कर लगाती है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों खुद का चक्कर के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है, और इस गति को क्या बोलते हैं दोस्तों? परिक्रमण गति बोलते हैं। जिस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, उस गति को क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाता है। आपसे सीधा डायरेक्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परिक्रमण गति किसे कहते हैं या घूर्णन गति किसे कहते हैं। तो घूर्णन गति, पृथ्वी खुद का जब चक्कर लगाती है जिस गति से, उसको घूर्णन गति बोलते हैं, और परिक्रमण गति जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण गति बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इन दोनों गतियों को डिटेल से पढ़ेंगे। घूर्णन गति से क्या क्या विशेषताएं होती हैं और परिक्रमण गति से क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब के बारे में बारीकी से यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों घूर्णन गति के बारे में। अब दोस्तों घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है अभी आगे पता चलेगा। तो दोस्तों पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की तरह घूमती रहती है, ठीक है दोस्तों। इसकी दिशा आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। ध्यान रखिएगा, यहां से पॉइंट आपका बन जाता है कि पृथ्वी जो घूमती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है।
तो जब भी पृथ्वी घूर्णन गति में होती है तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसे दोस्तों इस घूर्णन गति को दोस्तों परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ है ये, और यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाता है कि परिभ्रमण गति किसे कहते हैं, तो फिर आपको आंसर लगाना है घूर्णन गति, क्योंकि घूर्णन गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। दोस्तों इसके कारण दिन और रात होते हैं, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि आप अमूमन कहते हो कि जो पृथ्वी एक रोटेशन करती है वो 24 घंटे में करती है। पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है खुद का वो 24 घंटे में लगाती है, हम अमूमन जानते हैं इस बात को। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको एग्जैक्ट समय बताऊं, एग्जैक्ट समय होता है दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का। ठीक है, एग्जैक्ट समय क्या होता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का। ये क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, आपसे एग्जैक्ट समय पूछा जाता है। लेकिन अमूमन जानते हैं हम 24 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को रोटेशन करने में। लेकिन एग्जैक्ट समय क्या होता है दोस्तों? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का एग्जैक्ट समय होता है। और दैनिक गति क्यों कहते हैं दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति को? क्योंकि दिन और रात होते हैं, इसी वजह से इसको दैनिक गति भी नाम दिया गया है, क्योंकि इस गति से दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है पृथ्वी की घूर्णन गति, और आपको सभी पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्लियर करा दिया। तो पृथ्वी की घूर्णन गति मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, और पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, इसी वजह से इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। और पृथ्वी का जो एग्जैक्ट समय होता है एक राउंड को पूरा करने का, एक रोटेशन को पूरा करने का, वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की जो घूर्णन गति को दो अन्य नाम से जानते हैं, दैनिक गति और परिभ्रमण गति। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट आपका खत्म होता है। अब बात करेंगे पृथ्वी की नेक्स्ट गति जो होती है परिक्रमण गति। तो दोस्तों बात करते हैं परिक्रमण गति के बारे में। पृथ्वी की दूसरी गति होती है परिक्रमण गति, किसे कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति भी कहते हैं। अब वार्षिक गति क्यों कहते हैं अभी आगे पता चलेगा आपको। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन तथा 6 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, और इसी वजह से दोस्तों इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि पृथ्वी जो है दोस्तों वो खुद का चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो दोस्तों इस गति को क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति बोलते हैं। ठीक है, सूर्य का चक्कर जिस गति से पृथ्वी लगाती है उसी गति से दोस्तों उसी गति को हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति बोलते हैं। और परिक्रमण गति को दोस्तों हम वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो परिक्रमण गति होती है दोस्तों वो एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो दोस्तों 365 दिन तथा 6 घंटे में लगाती है। पृथ्वी के अंडाकार मार्ग को भूकक्षा अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वी का जो अंडाकार मार्ग होता है मतलब जिस परिक्रमण गति को करती है वो जिस रोटेशन में, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? भूकक्षा बोलते हैं, अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है भाई, पृथ्वी की इस गति को दोस्तों परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि दोस्तों 365 दिन में एक चक्कर पूरा राउंड करती है। इसी वजह से दोस्तों एक ईयर हो जाता है, तो एक साल में पूरा जाके एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी परिक्रमण गति के अनुसार। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा में दोस्तों अर्थात सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड का समय लगता है। यह समय आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, इस समय को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है, पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उसको एग्जैक्ट कितना समय लगता है दोस्तों? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड का एग्जैक्ट समय लगता है। लेकिन हम अमूमन जानते हैं कि सिर्फ 365 दिन लगते हैं, क्योंकि दोस्तों हम ये बचपन से सुनते आते हैं कि 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन दोस्तों पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का चक्कर नहीं लगाती। पृथ्वी दोस्तों 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड का समय लगाती है, जिसे हम डायरेक्ट ये बोलते हैं कि 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। 365 दिन 6 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, लेकिन इसको हम दोस्तों 365 दिन ही बोलते हैं, क्योंकि हम ये सुनते हुए आते हैं पहले से ही। ठीक है, अब दोस्तों जो 6 घंटे एक्स्ट्रा लगाती है, 365 दिन तो लगाती है, लेकिन साथ में 6 घंटे भी एक्स्ट्रा लगाती है एक चक्कर को लगाने में। तो दोस्तों जो 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं ना, वे 6 घंटे प्लस होते जाते हैं, और 6 घंटे प्लस होते जाते हैं तो 4 साल में ये 24 घंटे में कन्वर्ट होते हैं, और 24 घंटे का एक दिन हो जाता है। और एक दिन हो जाता है दोस्तों, जो एक दिन होता है ना, वो एक लीप वर्ष के रूप में आता है हर 4 साल बाद। आपने लीप वर्ष का नाम सुना होगा। लीप वर्ष में दोस्तों 366 दिन होते हैं। ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, और ये हर 14 साल बाद आता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो 6 घंटे एक्स्ट्रा, 365 दिन के अलावा जो 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं पृथ्वी को परिक्रमण करने में, तो 6 घंटे 4 साल तक जुड़ते हैं और 24 घंटे के एक दिन बनाते हैं, जिसकी वजह से हर 4 साल बाद दोस्तों 366 दिन का एक साल आता है, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं।
और दोस्तों इसमें 29 फरवरी होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। और लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट करता है, तो दोस्तों हर चौथे साल बाद लीप ईयर रिपीट करता है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस गति से ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऋतु परिवर्तन मतलब मौसम में चेंजेस होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं मौसम कैसे परिवर्तन होते हैं, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति से मौसम परिवर्तन होते हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति से क्या विशेषताएं होती है। ये मतलब यहां से ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मौसम कैसे चेंजेस होते हैं, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति से मौसम बदलते हैं, ठीक है। और दिन और रात कैसे होते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति से होते हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट आपको नोट करके भी चलना है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे हमने दोनों गतियों के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं हम उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं, क्या होता है, कब होता है, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों उपसौर के बारे में, जिसको हम पेरीहिलीन भी के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, पेरीहिलीन। पृथ्वी जब सूर्य के निकट आ जाती है तो इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाती है, उस स्थिति को, उस कंडीशन को उपसौर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है इतनी। लेकिन जैसे ही उपसौर की कंडीशन होती है, तो दोस्तों ये दूरी कम हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य आपस में पास आ जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये कब होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 3 मार्च को होता है। इसको मतलब कब होता है, उपसौर की कंडीशन कब होती है, 3 मार्च को होती है, ठीक है। जैसे आप यहां पे फिगर में देख पा रहे होंगे, उपसौर की कंडीशन में दोस्तों पृथ्वी और सूर्य दोनों पास में आ जाती है। औसत दूरी तो उनकी 14.98 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन जैसे उपसौर की कंडीशन होती है 3 मार्च को होती है उपसौर की कंडीशन, और दोस्तों यहां पे 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी इनके बीच में बसती है, क्योंकि ये नजदीक आ जाते हैं उपसौर की कंडीशन में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उपसौर किसे कहा जाता है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी का कम होना उपसौर कंडीशन कहलाता है, ठीक है। तो ये कब होता है दोस्तों, 3 मार्च को होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपसौर के बारे में। अब अपसौर किसे कहते हैं, अपसौर के बारे में ध्यान से यहां पे समझना है आपको। तो दोस्तों अपसौर पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जब दूरी ज्यादा हो जाती है, तो दोस्तों उस कंडीशन को हम अपसौर कहते हैं। आपको पता है कि जो औसत दूरी होती है पृथ्वी व सूर्य की, वो 14.98 करोड़ किलोमीटर लगभग होती है। लेकिन जैसे ही अपसौर की कंडीशन होती है दोस्तों, तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात ज्यादा हो जाती है। यहां पे देख पा रहे होगा फिगर में देख पा रहे होंगे, तो दोस्तों अपसौर की कंडीशन में ये जो दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी, ये दोस्तों कन्वर्ट हो जाती है 15.21 करोड़ किलोमीटर में, ठीक है। और ये दोस्तों जो अपसौर होता है वो 4 जुलाई को होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को होता है। अपसौर की कंडीशन में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहां से दोनों पॉइंटों से आपके पर्सन बन सकता है। पर्सन कैसे बनेगा, पर्सन ऐसे बनेगा कि उपसौर किसे कहते हैं, तो उपसौर दोस्तों पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी कम होना उपसौर कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य के निकट आ जाती है, तो दोस्तों उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। और कब होता है, 3 मार्च को होता है, ठीक है। अपसौर किसे कहा जाता है, अपसौर दोस्तों मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक हो जाना, मतलब पृथ्वी जब सूर्य से दूर चली जाती है, उस कंडीशन को हम अपसौर कहते हैं। और कब होता है, 4 जुलाई को होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। कुछ स्थितियां आपको याद रखनी होती है। एक दोस्तों स्थिति होती है यहाँ पे 21 जून की स्थिति, ठीक है। 21 जून की स्थिति, इसका क्या मतलब है, तो दोस्तों पृथ्वी की परिक्रमा में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। इन अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की परिक्रमा में 3 मुख्य अवस्थाएं होती है, जिनके अनुसार ऋतु परिवर्तन होता है। पहली अवस्था क्या है दोस्तों, 21 जून की स्थिति। इसमें क्या होता है, तो दोस्तों यहां पे ध्यान से पढ़ना है। 21 जून की स्थिति क्या है, इस समय दोस्तों सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। 21 जून की स्थिति में सूर्य जो होता है दोस्तों वो कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। इसी स्थिति को दोस्तों ग्रीस ऐनात कहा जाता है, समर सोलिस्टिक कहा जाता है इसी स्थिति को, ध्यान रखिएगा। 21 जून को दोस्तों सूर्य की जो किरणें होती है कर्क रेखा पे बिल्कुल लंबवत पड़ती है। इसी स्थिति को दोस्तों ग्रीष्म ऐनात कहा जाता है। जैसे मैं आपको फिगर से समझाता हूं, यहाँ पे आप पृथ्वी का फिगर देख पा रहे होंगे, और दोस्तों मैं यहाँ पे सूर्य बनाता हूं। मैं आपको फिगर से समझाता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सूर्य बना दिया।
अब दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये दोस्तों भूमध्य रेखा होती है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। और दोस्तों जो भूमध्य रेखा होती है वो पृथ्वी को दो आधे आधे भागों में बांट देती है, और ऊपर के भाग को दोस्तों हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को दोस्तों बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और जो विषुवत रेखा होती है, जो भूमध्य रेखा होती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और निचले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो 21 जून की स्थिति है वो कहना क्या चाह रही है ये समझना है। तो दोस्तों जब भी पृथ्वी की जो कर्क रेखा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, भूमध्य रेखा से दोस्तों ऊपर क्या होती है? कर्क रेखा होती है 23 डिग्री पे, और नीचे दोस्तों मकर रेखा होती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब भी जो सूर्य होता है, जब सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पे पड़ती है, ये आपकी कर्क रेखा है, जब भी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे पड़ती है लंबवत, तो इस कंडीशन में दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और इसी पूरी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनात की हम कंडीशन बोल देते हैं, स्थिति बोल देते हैं। और ये कब होता है? 21 जून को होता है। 21 जून को क्या होता है? 21 जून को होता है दोस्तों जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में है और भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, जब सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है कर्क रेखा पे, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और ये कब होता है? 21 जून को होता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनात की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है तथा उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे वहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। अब ये 21 मार्च जो डेट आई है इसका क्या मतलब है, इसको भी जान लेते हैं भाई। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम 22 दिसंबर की स्थिति और जान लेते हैं, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट। तो दोस्तों 22 दिसंबर की स्थिति क्या होती है, तो यहां पे आपको ध्यान से इसको समझना है। इस समय दोस्तों सूर्य की जो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, मतलब जो सूर्य होता है वो मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत चमकती है, और इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इस स्थिति को दोस्तों शीत आयनात कहा जाता है, ठीक है। विंटर सोलिस्टिक कहा जाता है इसी स्थिति को, ठीक है। 22 दिसंबर की स्थिति में क्या होता है? जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, तो उस कंडीशन में दोस्तों, उस कंडीशन में जो दक्षिणी गोलार्ध होता है दोस्तों, उसमें दिन और रात क्या होती है? दिन तो छोटा होता है लेकिन रात बड़ी होती है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको यहां पे समझाता हूं, जैसे ये भूमध्य रेखा मैंने आपको बताया था अभी, नीचे मकर रेखा है, ये ऊपर कर्क रेखा है यहाँ पे 23.5 डिग्री पे। यहाँ पे मैंने सूर्य बना लिया, तो हम यहाँ पे 22 दिसंबर की स्थिति को जानते हैं, तो ये सूर्य है, ठीक है। अब यहाँ पे 22 दिसंबर की स्थिति कहना चाह रही है कि जो सूर्य की किरणें दोस्तों मकर रेखा पे पड़ती है। आपको पता है जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में बांट देती है। ऊपर के भाग को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो 22 दिसंबर की जो स्थिति है, जब सूर्य की किरणें दोस्तों सीधे मकर रेखा पे पड़ती है। मकर रेखा आप देख पा रहे होंगे, ये मकर रेखा है। तो जब सूर्य की किरणें दोस्तों मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? शीत अयनात कहा जाता है, ठीक है। और ये कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। तो 22 दिसंबर के दिन जब सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पे पड़ती है, तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है? दिन बड़ा होता है दक्षिणी गोलार्ध में और रात छोटी होती है। और इसी पूरी कंडीशन को क्या बोला जाता है? शीत अयनात बोला जाता है। कब होता है? ये 22 दिसंबर को होता है। अब दोस्तों हम एक स्थिति के बारे में और जानते हैं, लास्ट आपका पॉइंट यहां पे बच जाता है, 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थितियां। अब इसको भी जान लेते हैं, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति क्या होती है? तो दोस्तों इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है, ठीक है। अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जिससे दिन और रात की अवधि बराबर होती है, ठीक है। तो मैं आपको फिगर से समझाता हूं, इसको भी फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहां पे सूर्य बना लिया, ठीक है, ये सूर्य बन चुका है। अब दोस्तों आपको पता है बीचों बीच कौन सी रेखा होती है? विषुवत रेखा होती है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ऊपर 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होती है और नीचे होती है 23.5 डिग्री पे मकर रेखा।
अब यहाँ पे जो 21 मार्च और 23 सितंबर की जो स्थिति है वो कहना चाह रही है कि जब सूर्य की किरणें दोस्तों, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे अर्थात विषुवत रेखा पे सीधे पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, दोनों गोलार्धों में, आपको पता है ऊपर का उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। जब दोस्तों सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है, विषुवत मतलब भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ती है, तो दोस्तों दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों दोनों तरफा रोशनी बराबर जाती है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी रोशनी बराबर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि दोस्तों भूमध्य रेखा पे लंबवत सूर्य की किरणें पड़ रही है, इसी वजह से दोस्तों दोनों गोलार्धों में बराबर रोशनी जाती है और इसी वजह से दोस्तों दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे ये ऐसे पूछता है कि दिन और रात की अवधि किस स्थिति में बराबर होती है, तो दोस्तों आपको बताना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर की जो स्थिति होती है, जिसको हम विषुवत की स्थिति बोलते हैं, उसी स्थिति में दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं दोनों गोलार्धों में। ठीक है, तो दोस्तों इस पूरे स्थिति को क्या नाम दिया गया है दोस्तों, उसको विषुव की स्थिति नाम दिया गया है। क्या? विषुव। ध्यान रखिएगा, इसको विषुव कहा जाता है इस पूरी कंडीशन को। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे 3 पॉइंटों के बारे में जाना है। एक 21 जून में क्या होता है दोस्तों, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे पड़ती है, तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। कब होता है? 21 जून को होता है। एक हमने पढ़ा दोस्तों 22 दिसंबर के बारे में, एक 22 दिसंबर के बारे में पढ़ा है। 22 दिसंबर में हमने क्या पढ़ा है, 22 दिसंबर की जो स्थिति होती है उसमें हमने पढ़ा है कि जो सूर्य की जो किरणें होती है वो मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, जिसकी वजह से दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। कब होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को होता है। और इसको क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है शीत अयनात। लेकिन 21 जून की जो कंडीशन होती है इसको कहा जाता है दोस्तों ग्रीष्म अयनात। ठीक है, और एक कंडीशन हमने यहां पे पढ़ी है 21 मार्च व 23 सितंबर। 21 मार्च व 23 सितंबर की क्या स्थिति है, जब सूर्य की किरणें दोस्तों विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है, तो उस कंडीशन में दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जिसके कारण दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं। और इसी पूरी कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी पूरी कंडीशन को विषुव की घटना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका लास्ट पॉइंट था इस वीडियो का। अब मैंने कहा था कि हम लास्ट में दोस्तों एक टेस्ट भी करेंगे, तो टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ सभी। टेस्ट में मैंने सभी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपके बन जाते हैं एग्जामों में, सभी को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं टेस्ट को आप बहुत अच्छे से आपको देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ऋतु में परिवर्तन का क्या कारण है। मतलब कहने का यह मतलब है कि ऋतु जो परिवर्तन होते हैं वो किस कारण से होते हैं, कौन सी गति होती है पृथ्वी की जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं, मौसम परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों पहला आपका ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, क्या उसके कारण होता है? नहीं, उसके कारण तो दिन और रात होते हैं भाई। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी की स्थिति होती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसको हम परिक्रमण कहते हैं, उसी वजह से मौसम चेंजेस होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि लीप वर्ष अर्थात अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष को ही दोस्तों अधिवर्ष कहते हैं। इसमें कितने दिन होते हैं, मैंने बताया था कि हर चौथे साल बाद आता है लीप वर्ष। क्यों आता है? क्योंकि 6-6 घंटे जो एक्स्ट्रा समय लेती है पृथ्वी घूर्णन करने में, ये 6-6 घंटे जुड़ते जाते हैं और हर चौथे साल बाद एक दिन बनाते हैं 24 घंटे का। इसी वजह से हर चौथे साल बाद क्या आता है, एक लीप वर्ष आ जाता है जिसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर बे, आपका आंसर हो जाएगा 66 दिन। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है दोस्तों। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है दोस्तों। पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उस गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। हमने इन सब के बारे में अच्छे से बातें की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, ये कौन सी कंडीशन को होते हैं दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों 21 मार्च व 23 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, 21 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। क्योंकि इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, इस कंडीशन में जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ता है। विषुवत मतलब भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ता है, जिसके कारण दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो कब होता है, 21 मार्च व 23 सितंबर। आंसर बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है दोस्तों। ये होता है 21 मार्च व 23 सितंबर को, जिसको विषुव की कंडीशन बोलते हैं। मैंने बताया था आपको अभी कि इसको क्या बोलते हैं, विषुव की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिन रात बनने का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति, परिक्रमण गति। ए और बे दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों दिन और रात किसके कारण होते हैं? दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति से ही दिन और रात होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, गति करती है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? परिक्रमण गति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। सूर्य की जो सीधी किरणें होती है दोस्तों, विषुवत रेखा पे किस दिन पड़ती है? कहने का मतलब है कि जब सूर्य की किरणें जो होती है वो विषुवत रेखा पे कब पड़ती है? तो दोस्तों वो पड़ती है 21 मार्च व 23 सितंबर को। लेकिन ऑप्शन में आपको 21 मार्च ही डेट दी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे 21 मार्च व 23 सितंबर दो दिनांकों के अनुसार पड़ती है, लेकिन ऑप्शन में 21 मार्च है तो 21 मार्च लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, प्रश्न 9। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहां मनाया जाता है? तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहां मनाया जाता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। अब जैसे मैं आपको फिगर से समझाता हूं, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर आधे भागों में बांट देती है। ऊपर का दोस्तों उत्तरी भाग होता है और नीचे का दोस्तों जो अर्ध भाग होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो देश, हमारा जो भारत स्थित है वो इस उत्तरी गोलार्ध में यहां पर स्थित है। ठीक है, और जैसे ही दोस्तों क्रिसमस का पर्व आता है, आपको पता है 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व आता है और 25 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों सर्दी होती है। आपको पता है 25 दिसंबर को सर्दी होती है हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो सूर्य की किरणें होती है ना, जो सूर्य की किरणें होती है वो क्या होती है दोस्तों? वो मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों ठंड होती है। तो 25 दिसंबर के दिन दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? गर्मी होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया होता है और उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों इंडिया होता है। और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है 25 दिसंबर को। इसी वजह से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका यहां पे है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतु जो परिवर्तन करते हैं, जो मौसम बदलते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं, लेकिन परिक्रमण गति से दोस्तों ऋतु में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अब दोस्तों जो भी मैंने आपको मतलब क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं उनको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।